हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, अर्थशास्त्र और भारतीय अर्थव्यवस्था सदैव से ही बहुत सारे बच्चों के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम रही है। बच्चे इसके कॉन्सेप्ट्स को लेकर के, आइडियाज़ को लेकर के, करंट से रिलेशन को लेकर के बहुत कंफ्यूज भी हो जाते हैं। बहुत समय से मैं सोच रहा था इकोनॉमी की सीरीज को शुरू करने के लिए और अभी इसको लेकर के मैं आपके सामने आया, लेकिन ये इकोनॉमी की सीरीज थोड़ी सी डिफरेंट है। यह सीरीज वैसी नहीं है जहां पर आपको बेसिक से एडवांस तक बताने का बात की जाती है। नॉर्मली आप देखेंगे इस तरीके के बहुत से वीडियोस आपको मिल जाएंगे। मेरा प्रयास थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि मैं आपको बेसिक और एडवांस उन सबको मिला करके करंट के बेस पर पढ़ाऊं। मैं उन टर्म्स, उन एरियाज, उन क्वेश्चंस और सिलेबस के उस पार्ट और आज की भारतीय अर्थव्यवस्था में घट रही घटनाओं को लेकर के आपसे अलग अलग एपिसोड्स में, अलग अलग वीडियोस में चर्चा करूंगा। इससे यह होगा कि आपको बेसिक, एडवांस और करंट सब अलग अलग नहीं करने होंगे। आप सारी चीजों को, और इंपॉर्टेंस वाइज ऐसा नहीं है कि हर एक चीज उतनी इंपॉर्टेंट है। तो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जिन चीजों से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमेशा मैं वीडियो के अंत में आपको प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा, जिससे आपको आइडिया लगे कि वो टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर आप किसी भी चीज को इस नजरिए से पढ़ेंगे तो आपका पूरा का पूरा जितना भी अपडेटेड और रिलेवेंट पोर्शन है वो तैयार हो जाएगा। तो इसी उद्देश्य से मैं शुरू कर रहा हूं आज से एक नई सीरीज ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स, दैट इज इको मंथन। इस सीरीज में मैं मंडे से फ्राइडे तक प्रत्येक दिन आपको एक टॉपिक पर डिस्कशन करूंगा और उसी टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा, जिससे आपको आइडिया लगेगा और जिसके जवाब आपको टॉपिक के पूरे डिस्कशन के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना। तो शुरू करते हैं इंडियन इकोनॉमी की यह सीरीज। आपका साथ और स्नेह मिलेगा और साथ ही साथ आपके कमेंट्स मिलेंगे, तो मैं इसमें और भी प्रयास करता रहूंगा जिससे और बेहतर ढंग से इसे किया जाए। तो आज का जो टॉपिक है, जो पहला टॉपिक मैं ले रहा हूं, वो टॉपिक है रुपया बनाम डॉलर। रुपया क्यों गिरता है? आप बार बार न्यूज़पेपर्स में एक न्यूज़ सुनते होंगे कि रुपया गिर रहा है, रुपया टूट रहा है, रुपया में गिरावट दर्ज की जा रही है, डॉलर मजबूत हो रहा है। लेकिन आपको यह सोचना चाहिए कि रुपए के गिरने का असली मतलब क्या होता है। क्या इसका मतलब यह है कि हमारी जेब खाली हो रही है? क्या यह ग्लोबल मार्केट का कोई खेल है? तो एक तरह से अगर हम देखें तो जब डॉलर मजबूत होता है तो हम देखते हैं कि पेट्रोल से लेकर मोबाइल तक सब कुछ महंगा हो गया। तो क्या वाकई रुपया का गिरना हमेशा भारत की कमजोरी को दिखाता है या कभी कभी यह हमारे लिए फायदेमंद भी हो सकता है? इन सारे एस्पेक्ट्स को समझने के लिए मैं डॉक्टर पंकज मिश्रा स्टडी IQ IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और इको मंथन सीरीज जो कॉन्सेप्ट से करंट अफेयर्स तक के लिए है, इस पर आज हम पहला लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें समझना चाहिए वैल्यू ऑफ मनी होती क्या है। क्योंकि रुपए का मूल्य गिरा, रुपए की वैल्यू गिरी, रुपया धड़ाम हुआ, ये न्यूज़ पढ़ने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि करेंसी की वैल्यू का मतलब क्या होता है। देखिए, किसी भी करेंसी की जो वैल्यू होती है वो कोई एब्सोल्यूट चीज नहीं होती है, बल्कि यह होती है किसी दूसरी मुद्रा की तुलना में आपके रुपए या आपकी करेंसी की वैल्यू। तो जब हम कहते हैं कि एक रुपए की वैल्यू क्या है, तो निश्चित तौर पर एक रुपए या एक डॉलर की वैल्यू हम किसी दूसरी करेंसी के कंपैरिजन में निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहली चीज, वैल्यू ऑफ करेंसी एक एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। वैल्यू ऑफ करेंसी एक एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, ये हमेशा किसी दूसरी करेंसी के रेफरेंस में, किसी दूसरी चीज की तुलना में, किसी दूसरी मुद्रा की तुलना में बताई जाती है, पहली चीज। अब ये मूल्य तय कैसे होता है? जैसे हमें डॉलर की तुलना में अपने रुपए की वैल्यू निकालनी है, तो ये कैसे तय होगा? तो देखिए, ये बिल्कुल बाजार के समान है। आसान भाषा में डिमांड और सप्लाई काम करती है। अगर मान लीजिए किसी भी चीज की डिमांड ज्यादा है तो वो महंगा होगा, किसी भी चीज की सप्लाई ज्यादा है तो वो सस्ता होगा, या किसी भी चीज की डिमांड बहुत कम है तो उसकी प्राइस कम होगी। जो सामान्य बाजार का सिद्धांत आप समझते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो दुनिया में जब रुपए की मांग बढ़ती है
तो रुपया मजबूत हो जाएगा। जब डॉलर की मांग बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है डॉलर मजबूत होगा, और अगर हम कंपैरिजन में देखेंगे तो रुपया गिर जाएगा। मतलब रुपए गिरने का मतलब ये हमेशा नहीं है कि रुपया कमजोर हुआ है, ये भी हो सकता है कि डॉलर मजबूत हुआ हो। इस बात को समझिएगा। और ये डिमांड और सप्लाई आती कहां से? ये जो मैंने आपको बताया कि मूल्य तय होगा मांग से और आपूर्ति से। तो ये मांग और आपूर्ति का सृजन होता कैसे है, यह भी समझना जरूरी है। तो मांग और आपूर्ति का सृजन होता है जब हम आयात निर्यात करते हैं। जब हम आयात या निर्यात करते हैं तो जाहिर सी बात है हमें दूसरे देश की करेंसी चाहिए होगी। इसके साथ साथ जब हम विदेशी निवेश करते हैं, आपको मान लीजिए अमेरिका में निवेश करना है तो आप रुपए में तो निवेश नहीं कर सकते, आपको डॉलर चाहिए, तो डॉलर की डिमांड बन जाएगी। इसी की तरीके से जब आप टूरिज्म के लिए आप किसी भी देश में पर्यटन पर जाते हैं, यात्रा करते हैं, तो वहां की आपको करेंसी चाहिए। इसी तरीके से किसी भी देश में आप रेमिटेंसेस भेजते हैं, यानी कि आप विदेश में काम कर रहे हैं, अपने देश में मुद्रा भेजना चाह रहे हैं, तो आपको वहां की मुद्रा चाहिए होगी। इसी तरीके से जो देश कर्ज लेते हैं उन कर्जों को चुकाने के लिए मुद्रा की मांग होती है। और इसी तरीके से एक और बड़ा चीज होता है स्पेकुलेशन, यानी कि फ्यूचर में प्राइसेस के बढ़ने या घटने का अंदाजा, उसके आधार पर भी हम मुद्रा को खरीदते या बेचते हैं। तो इस तरीके से ट्रेडिंग करने के लिए, तो इस तरीके से मुद्रा की मांग या मुद्रा की आपूर्ति होती है। अब इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझिए कि जैसे मान लीजिए भारत को तेल खरीदना है, भारत तेल का एक बड़ा इंपोर्टर है, तो उसका भुगतान डॉलर में करना होगा। इसलिए क्या होगा, डॉलर की मांग बढ़ जाएगी क्योंकि हमें डॉलर चाहिए पेमेंट करने के लिए। और जैसे ही डॉलर की मांग बढ़ेगी तो रुपया अपने आप कमजोर हो जाएगा। तो मान लीजिए ऐसे, इसको ऐसे भी समझिए कि जैसे टीसीएस है, वो यूएस से पेमेंट ला रही है, यूएस में अपनी ब्रांच खोली, वहां से पेमेंट लेके आ रही है, तो वो लाएगी तो डॉलर को रुपए में बदलेगी क्योंकि इंडिया में रुपया चलेगा। तो उससे क्या होगा, रुपए की डिमांड बढ़ जाएगी और रुपया मजबूत हो जाएगा। तो इस तरीके से एक साइकिल चलता है जहां पर डिमांड और सप्लाई के द्वारा मुद्रा के मूल्य का निर्धारण होता है। अब यह निर्धारण 3 तरीकों से किया जाता है, एक्सचेंज रेट सिस्टम कहते हैं, यानी कि विनिमय दर प्रणाली। अब यह विनिमय दर प्रणाली क्या होती है उसको समझिएगा, लेकिन उसको समझने से पहले इस पूरे डिस्कशन से आपको कुछ पॉइंट्स बहुत क्लियरली नोट डाउन करने चाहिए। पहली चीज जो आपको नोट डाउन करनी चाहिए कि करेंसी वैल्यू देश की मैक्रो इकोनॉमिक हेल्थ को रिफ्लेक्ट करती है, इन्फ्लेशन, ट्रेड डेफिसिट और फिस्कल पॉलिसीज को। लेकिन शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस जो कि करेंसी के वैल्यू में हो रहे हैं, वो ग्लोबल डॉलर डोमिनेंस और मार्केट स्पेकुलेशन से भी आ सकते हैं। इसीलिए अगर हम हमेशा कहें कि रुपए का गिरना भारत की कमजोरी है तो यह धारणा गलत है। आप ये पॉइंट्स भी नोट करते चलिएगा, बहुत ध्यान से करेंगे तो आपको सारी चीज एक साथ ही कवर हो जाएगी। अब हमें समझना चाहिए कि मुद्रा विनिमय प्रणाली होती क्या है। रुपए के बदले डॉलर, डॉलर के बदले रुपया, युआन के बदले जो फ्रेंच करेंसी है आप लेना चाहें, तो जब करेंसीज का एक्सचेंज होता है तो वो एक्सचेंज रेट कैसे तय होता है यह समझना। तो देखिए, एक्सचेंज रेट होता है किसी भी देश की मुद्रा का मूल्य किसी दूसरी देश की मुद्रा में। जैसे अगर हम कहें कि एक यूएस डॉलर 83 रुपए का है, तो यह हुआ एक्सचेंज रेट। अब ये एक्सचेंज रेट कैसे तय होता है, इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, यानी कि स्थिर विनिमय दर प्रणाली। इस स्थिर विनिमय दर प्रणाली में क्या होता है, इसमें आपकी करेंसी की वैल्यू फिक्स कर दी जाती है, यानी कि $1 बराबर कितने रुपए, ये तय हो गया। अब करेंसी को बार बार फ्लक्चुएट नहीं किया जाता, आपके करेंसी की वैल्यू फिक्स रहेगी, डॉलर की वैल्यू बढ़े या कम हो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। करेंसी को अक्सर गोल्ड स्टैंडर्ड या फिर मजबूत करेंसी से जोड़ा जाता था। वास्तव में ये पुरानी चीजें हुआ करती थी, जैसे कि 1944 में क्या हुआ, ब्रिटेन वुड सिस्टम आया जिसमें डॉलर को 35 ग्राम गोल्ड के साथ जोड़ दिया गया। तो इससे फायदे ये हैं कि अगर आप फिक्स कर देते हैं तो आपकी स्टेबल रहेगी करेंसी, मार्केट स्टेबल रहेगा, सर्टेन रहेगा। लेकिन नुकसान यह है कि जो मार्केट रियलिटीज हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन हुआ, मुद्रास्फीति हुई, ट्रेड डेफिसिट हुआ, इन सब चीजों का इंपैक्ट मुद्रा पर पड़ेगा ही नहीं, तो ब्लैक मार्केटिंग पैदा होगी और आपकी मुद्रा के लिए ब्लैक मार्केटिंग की एक प्रॉब्लम आ जाएगी। दूसरा सिस्टम है वो फ्लोटिंग सिस्टम है।
परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है। यह एक्सचेंज रेट सिस्टम लगभग सारे डेवलप्ड कंट्रीज में अपनाया जाता है और यह पूरा सिस्टम डिमांड और सप्लाई यानी कि मांग और आपूर्ति पर निर्भर होता है, जैसा मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, यह सिस्टम मांग और आपूर्ति पर सीधा सीधा निर्भर करता है। तो अब जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतनी ज्यादा वैल्यू होगी करेंसी की, जितनी कम डिमांड होगी उतना कम वैल्यू होगी। इसी प्रकार से सप्लाई बहुत ज्यादा होगी तो करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी, सप्लाई रोक देंगे, कम कर देंगे तो आपकी मुद्रा की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यह पूरी तरीके से यूं मान के चलिए कि मार्केट ऑपरेटेड होती है विनिमय दर प्रणाली, इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। जैसे यूएस इकोनॉमी है तो वो मेजरली फ्लोटिंग सिस्टम पर ही काम करती है। इसमें सबसे बड़ी फायदा यह है कि ये मार्केट की स्थिति को तो रिफ्लेक्ट करता है, नुकसान ये है कि इसमें शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। मूवमेंट जो करेंसी की वैल्यू में चेंजेस हैं शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि इसमें तुरंत इंपैक्ट दिखाई देता है। तीसरी जो होती है वो होती है मैनेज्ड यानी कि प्रबंधित विनिमय दर प्रणाली। तीसरी होती है मैनेज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और यहां पर आता है भारत। मार्केट में डिमांड और सप्लाई का काम तो रहता है, डिमांड और सप्लाई के बेस पर करेंसी की वैल्यू में चेंजेस होते हैं, लेकिन जैसे भारत में आरबीआई है तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, बीच बीच में इंटरवीन करता रहता है, बीच बीच में हस्तक्षेप करता है। यानी कि जब वो देखता है कि आपकी करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा गिर रही है तो मार्केट में कुछ छोटा सा एक्ट करेगा, जब वो देखेगा कि आपकी करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो भी वो मार्केट में थोड़ा सा इंटरवीन करेगा। यानी कि डॉलर, जैसे हम डॉलर के रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो आरबीआई क्या करता है, कभी कभी डॉलर बेचता है। जब वो डॉलर बेचने लगता है तो जाहिर सी बात है रुपए की वैल्यू बढ़ जाती है क्योंकि डॉलर की सप्लाई बढ़ गई। और इसी तरीके से जब उसे लगता है कि रुपया बहुत स्ट्रांग हो रहा है तो वो डॉलर खरीदना शुरू कर देता है, जिससे डॉलर की कमी हो जाती है मार्केट में और रुपया मजबूत हो जाता है। तो एक तरीके से यूं समझिए कि आरबीआई कभी डॉलर खरीद के कभी डॉलर बेच करके भारत की विनिमय दर को प्रबंधित करता रहता है, भारत के रुपए की वैल्यू को प्रबंधित करता है, लेकिन ये रेयरली करता है, ये रेगुलर एक्सरसाइज नहीं है। तो गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही है इस वाली प्रणाली में, गवर्नमेंट केवल मार्केट को स्टेबलाइज कर रही है। बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन यानी कि बहुत ज्यादा उतार या बहुत ज्यादा चढ़ाव ना हो, यह प्रयास सरकार कर रही है। अब देखिए, भारत ने रुपए ने डॉलर के मुकाबले 83-84 रुपए का स्तर छू लिया तो आरबीआई ने क्या किया, फॉरेक्स रिजर्व का इस्तेमाल किया और उसके द्वारा इस गति को कम करने का प्रयास किया। अगर आरबीआई ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी तो क्या होगा, रुपए में बहुत ज्यादा गिरावट होगी। और अगर आरबीआई पूरी तरीके से कंट्रोल करने लगेगी तो क्या होगा, मार्केट डिस्टॉर्शन शुरू हो जाएंगे और यह एक अच्छी प्रक्रिया, हेल्दी प्रक्रिया नहीं मानी जाएगी। तो इस तरीके से तीन प्रणालियां होती हैं, दुनिया में कहां कहां ये काम करती हैं ये आपने समझा। अब इसके बाद मुद्दा यह है कि रुपया गिरता क्यों है, रुपए के गिरने के क्या कारण हैं, है ना। तो हमें उन कारणों को समझना चाहिए। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी कि चालू खाते पर होने वाला घाटा। चालू खाते का घाटा ऐसे समझिए कि भारत जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है उसका घाटा। तो भारत के साथ समस्या यह है कि भारत बहुत इंपोर्ट करता है, सबसे ज्यादा तो ऑयल ही इंपोर्ट करता है, गोल्ड इंपोर्ट करता है, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब भारत इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट बहुत कम करता है। तो चूंकि हम ज्यादा आयात कर रहे हैं और निर्यात कम कर रहे हैं तो हमें व्यापार में घाटा हो रहा है। और जब आपका घाटा हो रहा है तो जाहिर सी बात है आपको पेमेंट ज्यादा करने पड़ेंगे क्योंकि आपने बहुत चीजें मंगाई हुई हैं और वो पेमेंट आप किस में करेंगे, डॉलर में करेंगे। तो इस करंट अकाउंट डेफिसिट को भरने के लिए हमें डॉलर चाहिए होगा कि हम पेमेंट कर सकें। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो चालू खाते का घाटा होता है वो एक बड़ा कारण बनता है हमारी डॉलर डिमांड का, हमें एडिशनल डॉलर चाहिए होंगे पेमेंट करने के लिए। तो ये एक कारण है रुपए के गिरने का और डॉलर की वैल्यू बढ़ने का, आपका चालू खाते का घाटा। दूसरा कारण है फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लोस, यानी कि जो विदेशी निवेश आ रहा है, एफडीआई और एफआईआई आ रहा है। देखिए, अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स
जो कि FII हैं, अगर भारत से पैसा निकाल रहे हैं, आपका किसी ने भी भारत में निवेश किया है और अपना पैसा लेके वापस जा रहा है, तो जाहिर सी बात है वो अपने रुपए को बेचकर डॉलर लेकर जाएगा, वो रुपया लेकर के तो नहीं जाएगा। तो जब वो डॉलर लेके जा रहा है तो जाहिर सी बात है डॉलर की डिमांड ज्यादा बढ़ रही है, तो डॉलर मजबूत हो रहा है और रुपया गिर रहा है। तो जब भी आपके देश से लोग निवेश लेकर के वापस जाने लगेंगे तो डॉलर मजबूत होगा। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कोई हमारे देश में निवेश बड़े लेकर के आ रहा है FDI के थ्रू या FII के थ्रू, तो वो निश्चित तौर पर वो डॉलर लेके आ रहा है। जब वो डॉलर लेकर के बहुत सारा आएगा तो भारत में डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी और रुपया मजबूत हो जाएगा। तो अगर हमारा निवेशक भाग रहा है तो हमारे रुपए को कमजोर करेगा, अगर हमारे यहाँ निवेशक आ रहा है तो हमारे रुपए को मजबूत करेगा। अभी देखिए क्या हुआ, अभी रिसेंटली मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था कि अमेरिका के फेड बैंक ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। तो जैसे ही वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा क्या होगा, हमारे यहाँ जिन लोगों ने निवेश कर रखा है वो जाकर के अमेरिका में निवेश करना चाहेंगे, तो हमारे यहाँ से डॉलर निकाल करके ले जाएंगे अमेरिका में निवेश करने के लिए, तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना, और रुपए की वैल्यू कम हो जाएगी यानी गिर जाएगी। तो ये सीधा सा संबंध है, मेरे ख्याल से आपको ये बेहतर समझ आ रहा होगा। तीसरी चीज इन्फ्लेशनरी का, जो महंगाई का अंतराल है। देखिए अगर भारत में इन्फ्लेशन अमेरिका से ज्यादा है, यानी कि हमारे यहाँ महंगाई बहुत ज्यादा है, तो भारतीय सामान महंगा हो जाएगा। भारतीय सामान महंगा होगा तो उसके एक्सपोर्ट कम होंगे और रुपए की डिमांड कम हो जाएगी, तो रुपया गिर जाएगा। और इसी तरीके से समझिए कि अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा घरेलू इन्फ्लेशन है तो आपकी करेंसी सीधी सीधी बात है कि वीक हो रही है। तो इसमें जिन लोगों ने भी इन्फ्लेशन समझा है, इन्फ्लेशन समझते हैं, महंगाई समझते हैं, महंगाई का मतलब क्या होता है, महंगाई का मतलब होता है आपकी मुद्रा का कमजोर होना। तो हाई इन्फ्लेशन का मतलब ही है मुद्रा का कमजोर होना, और हाई इन्फ्लेशन से जाहिर सी बात है भारत का सामान महंगा हो रहा है, तो उससे भी आपकी जो करेंसी की वैल्यू है वो गिरेगी। इसी के साथ साथ एक बड़ा कारण हो सकता है ब्याज दरें। इसके साथ एक बड़ा कारण हो सकता है ब्याज दरें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर यूएस में फेड बैंक, वहाँ का फेडरल बैंक आपका ब्याज दर बढ़ा दे रहा है अपनी यहाँ, तो निश्चित तौर पर लोग निवेशक वहाँ चले जाएंगे और हमारे यहाँ से लोग निवेश लेके जाएंगे, तो हमारी करेंसी की वैल्यू गिरेगी। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए RBI ने रेपो रेट बढ़ा दिया, रेपो रेट मतलब शॉर्ट टर्म लोन का रेट, तो इससे क्या होगा, कैपिटल फ्लाइट रुक जाएगी, ये पैसा जो भाग रहा है वो रुक जाएगा, क्योंकि रुपया स्टेबलाइज हो जाएगा, तो रुपए में गिरावट नहीं होगी। क्योंकि आपके यहाँ भी जब ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है और यूएस में भी ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कोई क्यों आपका देश छोड़ के जाएगा, तो RBI को फिर रेपो रेट बढ़ाने पड़ेंगे। तो इसी प्रकार से ग्लोबल फैक्टर्स काम करते हैं। अगर ऑयल प्राइसेस की बात करें, अगर दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है, तो तेल महंगा होगा तो आपको ज्यादा डॉलर चाहिए, तो डॉलर की डिमांड बढ़ी, आपके रुपए की वैल्यू कम हो गई। इसी तरीके से वॉर हो रही है, कहीं जियोपॉलिटिक्स का एंगल है, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, तो बहुत सी बात है, सप्लाई चेन का प्रॉब्लम होगा, सप्लाई चेन का प्रॉब्लम होगा, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, लोग दुनिया में डॉलर को ज़्यादा सेफ और सिक्योर मानेंगे, तो जाहिर सी बात है रुपए की जो कीमत है, रुपए की जो वैल्यू है वो गिर जाएगी, वो कम हो जाएगी। इसी प्रकार से सेफ हेवन डिमांड्स भी होती हैं, जो काले धन वाली जगहें होती हैं, तो वहां पर क्या होता है, दुनिया में क्राइसिस आते ही लोग डॉलर में निवेश करने लगते हैं, गोल्ड में निवेश करने लगते हैं, तो डॉलर तो स्ट्रांग हो जाता है लेकिन बाकी करेंसीज वीक हो जाती है। तो और एक और मुद्दा जो मैंने आपको बताया स्पेकुलेशन का, उसको भी समझिएगा कि देखिए जो ट्रेडर्स हैं वो फ्यूचर के लिए डिमांड और सप्लाई को गेस करते हैं। अगर उन्हें ये लगता है कि फ्यूचर में डॉलर बहुत महंगा होने वाला है, तो वो डॉलर खरीदना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है, डॉलर के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, और जैसे ही डॉलर के प्राइसेस बढ़ते हैं आपकी करेंसी वीक हो जाती है। तो अगर स्पेकुलेटिव टेंडेंसीज हैं तो भी रुपए की वैल्यू गिरेगी। तो इस प्रकार आपने देखा कि बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं रुपए की वैल्यू गिरने के या रुपए के कमजोर होने के। अब अगर रुपया कमजोर हुआ तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर क्या पड़ेगा, हमारी इकोनॉमी पर असर क्या पड़ेगा, यह जानना भी जरूरी है। पहली चीज, आपके इंपोर्ट महंगे हो जाएंगे क्योंकि आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो गई। दूसरी चीज, आपके देश में महंगाई बढ़ेगी। तीसरी चीज, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट एक बड़ा फैक्टर बनेगा जो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आपका वैल्यू रुपए का कम हुआ है, अब आपको पेमेंट करने के लिए और ज्यादा
महंगा डॉलर खरीदना पड़ेगा। तो आप गैस खरीद रहे हो, ऑयल खरीद रहे हो, मशीनरी खरीद रहे हो, तो आप इंपोर्ट ही कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है इंपोर्ट महंगे होंगे, सीएडी बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि जो आप इंपोर्ट कर रहे हो, जो आप मंगा रहे हो, उस पर भी तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन भारत में बन जाएगी, आयातित मुद्रास्फीति जैसी बन जाएगी, क्योंकि आप महंगे इंपोर्ट्स कर रहे हो। जब तेल महंगा आएगा तो जाहिर सी बात है केवल तेल नहीं, तेल से एसोसिएटेड हर चीज महंगी हो जाएगी। आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा, आपका जो आने जाने का महंगाई बढ़ जाएगी, किराया बढ़ जाएगा, हर एक चीज, अनाज के दाम बढ़ जाएंगे। तो जैसे ही इंपोर्ट करने वाली चीजों के दाम बढ़ेंगे, निश्चित तौर पर आपके यहां भी महंगाई आएगी। ठीक है, इसको इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं। इसके साथ साथ करंट अकाउंट डेफिसिट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। विदेशी कर्ज जो आपने लिया है वो भी महंगा हो जाएगा, क्योंकि अब आपको पेमेंट डॉलर में करना है, तो आपको ज्यादा डॉलर चाहिए और आपका रुपया हो गया है कमजोर, तो आपने डॉलर में कर्ज लिया है, इस वजह से रिपेमेंट भी आपका महंगा होना तय है। अगर विदेशी निवेश की बात करें तो निश्चित तौर पर जो विदेशी निवेश है वह भी अगर रुपया कमजोर हुआ तो बाहर भागने लगेगा, भारत से अपना पैसा निकाल के जहां पर कम करेंसी गिर रही होगी वहां पर वो भाग जाएंगे। इनमें भागने की टेंडेंसी स्पेशली एफआईआई में, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनमें ज्यादा होती है। ये तुरंत ही मार्केट का स्पेकुलेशन करके भागना शुरू करते हैं, क्योंकि इनका इन्वेस्टमेंट देश में कम होता है। एफआईआई वो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो निवेशक हैं जो कि भारत में 10% से कम का निवेश करते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी कंपनी के शेयर्स में। एफडीआई के साथ यह है कि एफडीआई हमेशा भागेगा ये तय नहीं है। एफडीआई में कुछ सेक्टर्स में देखा जाए तो वहां पर हो सकता है वे ज्यादा स्टेबल हो जाएं ऐसी स्थितियों में, क्योंकि उससे उनको अगर फायदा हो रहा है तो, लेकिन एफआईआई तो भागेगा। ठीक है, एक्सपोर्ट्स में आपको फायदा हो सकता है, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है उसका पेमेंट डॉलर में आ रहा है, तो जब डॉलर में आ रहा है, डॉलर महंगा है, तो जाहिर सी बात है आपको ज्यादा रुपए मिलेंगे उसी $1 के। भाई पहले 82 रुपए मिलते थे, अभी 84 रुपए मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपका जो बाहर जा रहा है और उसका पेमेंट आ रहा है वो आपको फायदा देगा, एक्सपोर्ट्स में फायदा होगा। एनआरआई रेमिटेंसेस, जो विदेशों से लोग पैसा भारत भेज रहे हैं, उन्हें फायदा होगा, क्योंकि उन्हें अपनी करेंसी के बदले भारत में ज्यादा रुपया मिलेगा। टूरिज्म और एजुकेशन की अगर हम बात करें तो जो लोग विदेशों में पढ़ाई करने जाते हैं उनकी पढ़ाई महंगी हो जाएगी, जो लोग विदेशों में घूमने जाते हैं वो उनका घूमना भी महंगा हो जाएगा। तो इस प्रकार अलग अलग सेक्टर्स पर, अलग अलग इकोनॉमी के सेक्टर्स पर इसका अलग अलग असर पड़ेगा। अब अगर हम देखें कि यह कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आपको सब इसके लिए प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज देखने चाहिए। देखिए, ये क्वेश्चन है 2016 का, और इन क्वेश्चंस का उत्तर आपको कमेंट करके देना है। भारत किस प्रकार की विनिमय दर प्रणाली यानी कि एक्सचेंज रेट सिस्टम का अनुसरण करता है? 2016 में पूछा गया। पूरी तरह से स्थिर विनिमय दर प्रणाली, पूरी तरह से तैरती विनिमय दर प्रणाली, प्रबंधित तैरती विनिमय दर प्रणाली, या मुद्रा बोर्ड व्यवस्था। आपको इसमें से सही ऑप्शन बताना है, कमेंट करके बताइएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 ये पूछा गया आपका 2020 में, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन विनिमय दर के बारे में सही है? पहला, विनिमय दर से तात्पर्य एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा के संदर्भ में कीमत से है। दूसरा, यदि किसी देश में मुद्रास्फीति अधिक है तो उस देश की मुद्रा सामान्यतः अवमूल्यित होती है। आपको बताना है पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है, आप बताइएगा। इसके बारे में भी ये 2020 का क्वेश्चन है। और इसके साथ साथ अगर हम मेंस के एरिया में देखें तो 2014 में जीएस पेपर 3 में और 2018 में जीएस पेपर 3 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2014 का क्वेश्चन ये कहता है कि भारतीय रुपए के लगातार अवमूल्यन का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके लाभ और हानियों की विवेचना कीजिए। अभी हमने लास्ट में इसी चीज को डिटेल में डिस्कस किया। दूसरा, रुपए के मूल्य में उतार चढ़ाव भारत के चालू खाते यानी कि करंट अकाउंट बैलेंस और व्यापार पर यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर कैसे असर डालते हैं, चर्चा कीजिए। वर्ष 2018 का क्वेश्चन है। अगर आपने इस वीडियो को सीरियसली पूरा देखा है तो आप अब इन प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल दे सकते हैं, और आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या अब आप अपने आप को इस तरीके के प्रश्नों का उत्तर लिखने में सक्षम पाते हैं या नहीं, और यह वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। अगर आपका स्नेह और साथ मिलता रहा, तो एनकरेजमेंट मिलता रहा, तो निश्चित तौर पर इस सीरीज में मैं आगे और भी नए तरीके से चीज़ों को समझाने का प्रयास करूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। कल गांधी जयंती है
और गांधी जयंती पर मैं गांधीयन अर्थशास्त्र पर चर्चा करूंगा, गांधीवादी अर्थशास्त्र पर चर्चा करूंगा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और आप ध्यान दीजिएगा तो इस समय स्वदेशी के लिए जो बात कही जा रही है बार बार, वो कहीं ना कहीं गांधी के मंत्रों से निकलती है। तो इंतजार कीजिए, कल फिर मिलते हैं। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, गांधीवादी अर्थव्यवस्था के साथ। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।